नमस्कार। एलर्जी और एपिक दोनों पर डिटेल्ड वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। आज कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं दोनों पर। लेकिन हर बार की तरह मैं फिर से यही आपसे कहूँगी कि वो डिटेल्ड वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। एलर्जी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड बाय टॉमस ग्रे बिलोंग्स टू, यानी एलर्जी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड पोइम आपने पढ़ी है। मैंने उस पर 2 वीडियो अपलोड किए हुए हैं, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेजेस में एक्सप्लेन की हुई है। तो वो कविता, ये तो आपको पता है कि टॉमस ग्रे ने लिखी है, लेकिन किस एज को बिलोंग करती है, किस युग को बिलोंग करती है? और ऑप्शंस हैं विक्टोरियन एज, रोमांटिक एज, ट्रांजिशनल एज, जैकोबियन एज। तो जैसा कि आपको मालूम है टॉमस ग्रे ट्रांजिशनल पोइट है, तो ये कविता भी ट्रांजिशनल एज को ही बिलोंग करती है। हमारा जवाब हुआ सी। हु इज़ द मोस्ट एलेजिक पोइट इन इंग्लिश? हालांकि ये जो सवाल है थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि सभी ने अपने अपने क्षेत्र में अच्छी एलेजीज लिखी हैं। इन चारों के नाम दिए हैं, ग्रे का नाम है, मिल्टन का नाम है, मैथ्यू आर्नोल्ड का नाम है, शैली का नाम है, और चारों की एलेजीज बहुत अच्छी हैं। तो ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है थोड़ा सा। आप इसमें मैथ्यू आर्नोल्ड का मार्क कर दीजिएगा। वैसे ये इस तरीके का जब सवाल नहीं आना चाहिए, एग्ज़ाम में नहीं आएगा मेरे हिसाब से। What is the origin of the term एलर्जी? एलर्जी जो शब्द है उसकी ओरिजिन, उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किस शब्द से हुई है? एलेजिया, ये एलेजिया, ये भी एलेजिया और ये भी एलेजिया। तो जो शब्द है ओरिजिनली वो ये जो ए है ये वाला एलेजिया है। ये सारी एलेजिया लिखे हुए हैं, लेकिन जो एलर्जी जिस शब्द से उत्पत्ति हुई है वो ए, स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, ELEGEIA। अच्छा, ये जो टर्म एलेजिया है, द टर्म एलेजिया इज़ डेराइव्ड फ्रॉम, किस भाषा से लिया गया है ये शब्द? लैटिन भाषा से, ग्रीक भाषा से, फ्रेंच भाषा से या जर्मन भाषा से? तो एलेजिया जो टर्म है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है, यानी यूनानी भाषा से। नेक्स्ट, एलर्जी ओरिजिनली रेफर टू एनी वर्ड्स, यानी मौलिक रूप से जो एलर्जी होती थीं वो किसी भी कविता को रेफ़र करती थीं। तो ऑप्शंस क्या हैं, किस तरीके की कविता को रेफ़र करती थीं? दैट इज़ रिटन इन एलेजियक कपलेट, दैट इज़ रिटन इन राइमिंग कपलेट, दैट इज़ रिटन इन एलेजियक ऑक्टिव एंड दैट इज़ रिटन इन एलेजियक सेस्टेट। तो ओरिजिनली जो लिखी जाती थी एलेजीज़, वो ज़रूरी नहीं कि उनमें मृत्यु की बात हो, जैसा कि आज होता है। आज एलेजी का मतलब होता है कोई शोक गीत, किसी की मृत्यु पर लिखा गया गीत या कविता एलेजी कहलाता है। लेकिन ओरिजिनली जो एलेजियक कपलेट होता था, एलेजिक मीटर होता था, उसमें लिखी गई कविता एलेजी कहलाती थी, चाहे उसमें मौत की बात हो या ना हो। तो हमारा जवाब है ए। फिर है एलेजी इज़ ओरिजिनली कंपोज्ड। ओरिजिनली जो एलेजीज़ लिखी गई थी वो किस थीम पर लिखी गई थी? ऑन थीम और इवेंट रिलेटेड टू डेथ, यानी मौत से रिलेटेड थीम और घटनाओं पर, विषय वस्तु पर और घटनाओं पर। ऑन द थीम और इवेंट रिलेटेड टू लव, प्यार से संबंधित विषय वस्तु और घटनाओं पर। ऑन द थीम ऑफ इवेंट रिलेटेड टू वॉर, युद्ध से संबंधित घटनाओं पर, या फिर ऑन द थीम और इवेंट रिलेटेड टू डेथ और लव और वॉर। तो ये जो डी वाला आंसर है, इसमें ज़्यादा टॉपिक्स कवर हो रखे हैं, यानी वो डेथ की थीम पर भी लिखी जाती थी, लव की थीम पर भी लिखी जाती थी, वॉर की थीम पर भी लिखी जाती थी। आज जो एलेजी लिखी जाती है वो केवल डेथ की थीम पर लिखी जाती है। तो ओरिजिनली जो लिखी जाती थी एलेजी, उसकी थीम कुछ भी हो सकती थी, उसमें कुछ भी घटनाएं मतलब डिस्क्राइब की जा सकती थी, लेकिन एलेजी एक मीटर का होना ज़रूरी होता था। अब जो हमारा जवाब होगा वो डी होगा, क्योंकि उसमें थीम्स वॉर भी हो सकती थी, लव भी हो सकती थी और डेथ भी हो सकती थी। सही जवाब है डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज टॉमस ग्रे बॉर्न? तो ये सवाल इस यूनिट में भी पूछा जा सकता है, और जो आगे आपकी यूनिट आएगी जिसमें टॉमस ग्रे की एलेजी प्रेस्क्राइब्ड है, उस यूनिट में भी आएगा ये सवाल। तो टॉमस ग्रे कब पैदा हुआ? 1710, 1715, 1716 या फिर 1720? तो टॉमस ग्रे की डेट ऑफ बर्थ है 1716। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड टॉमस
ग्रे डाई, ये डाइड नहीं आना चाहिए, डाई आएगा। तो टॉमस ग्रे की मृत्यु कब हुई? 1771, 1750, 1760 या फिर 1755। तो टॉमस ग्रे की मृत्यु 1771 में हुई। मैथ्यू आर्नोल्ड वॉज मैरिड टू, मैथ्यू आर्नोल्ड की शादी किससे हुई? और लूसी ग्रे, फ्रांसिस लैरा, फ्रांसिस लूसी या हर्बर्ट? तो मैथ्यू आर्नोल्ड की जो शादी हुई वो फ्रांसिस लूसी से हुई। द एलेजी इज़ ऑफ ग्रीक ओरिजिन, फ्रेंच ओरिजिन, लैटिन ओरिजिन या फिर इंग्लिश ओरिजिन? तो एलेजी ग्रीक ओरिजिन से है, मतलब यूनानी भाषा से, यूनानी साहित्य से इसका जन्म हुआ है। तो यहाँ हमारा जवाब होगा ग्रीक ओरिजिन। तो यहाँ मेरे पास इतने ही क्वेश्चंस हैं एलर्जी से रिलेटेड, और आप डिटेल्ड वीडियो देखेंगे तो वहाँ आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, तो उसको देखना ज़्यादा ज़रूरी है। इसी प्रकार ओड पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड किया है, उसको आप ज़रूर देखिए। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख लेते हैं हम ओड पर। ओड वॉज इन्वेंटेड इन, ओड का आविष्कार हुआ इटली, ग्रीस, फ्रांस या इंग्लैंड? तो सही जवाब है ग्रीस, यूनान में आविष्कार हुआ। हु इन्वेंटेड द क्लासिकल ओड, जो शास्त्रीय ओड है उसका आविष्कार किसने किया? कीट्स, चौसर, पिंडार या मिल्टन? तो जो पिंडारिक ओड है वो ही क्लासिकल ओड कहलाती है, तो इसका जवाब होगा सी, पिंडार। क्लासिकल ओड्स आर नेम्ड आफ्टर, तो क्लासिकल ओड्स जो शास्त्रीय ओड्स हैं उनका नाम किसके ऊपर रखा गया है? होरेस, सेफो, पिंडार, मिल्टन? तो अभी अभी बात हुई जैसे कि पिंडार की, तो पिंडार के नाम पर ही क्लासिकल ओड कहलाती है, पिंडारिक ओड उसको बोलते हैं हम। तो जवाब यहाँ पर भी पिंडार होगा, यानी कि सी। फिर है रेगुलर ओड्स ऑफ सिंपल नेचर आर नेम्ड आफ्टर, तो जो रेगुलर माने नियमित, यानी एक के बाद एक स्टेंजा होता है उनमें, तो वो रेगुलर ओड्स हैं सिंपल नेचर, सामान्य प्रकृति की, उनका नाम किसके नाम पर रखा गया है? होरेस, सेफो, पिंडार या मिल्टन? तो पिंडार के नाम पर तो पिंडारिक ओड है या क्लासिकल ओड है। और जो रेगुलर ओड्स हैं आप उनको रोमांटिक ओड्स भी कह सकते हैं। तो और उनका एक और तीसरा नाम है होरेशियन ओड। तो ये जो रेगुलर ओड हैं सिंपल नेचर की, ये होरेशियन ओड कहलाती हैं, तो इनका नाम होरेस के नाम पर रखा गया है। जवाब हमारा हुआ ए, होरेस। नेक्स्ट है द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ क्लासिकल और पिंडारिक ओड इज़ कॉल्ड, तो जो क्लासिकल या पिंडारिक ओड है, शास्त्रीय या पिंडारिक ओड है, उसका पहला भाग क्या कहलाता है? इपोड, स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी या ये वाला एंटी इपोड, है ना? तो एंटी इपोड पहला भाग नहीं होता, और एंटीस्ट्रोफी भी पहला भाग नहीं होता, इपोड भी पहला भाग नहीं होता, पहला भाग होता है स्ट्रोफी। पहला भाग स्ट्रोफी और दूसरा भाग एंटीस्ट्रोफी और तीसरा भाग इपोड होता है। एंटी इपोड तो होता ही नहीं उसमें, स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी और इपोड। ये मैंने डिस्कस किया था जो डिटेल्ड वीडियो था उसमें। फिर है द क्लासिक और पिंडारिक ओड इज़ प्रेजेंटेड बाय, तो जो शास्त्रीय या पिंडारिक ओड है उसको प्रस्तुत किया जाता है किसके द्वारा? अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, यानी गायकों के एक समूह के द्वारा, या फिर अ ग्रुप ऑफ डांसर्स, यानी नर्तकों के एक समूह के द्वारा, या फिर अ ग्रुप ऑफ पोइट्स, कवियों के एक समूह के द्वारा, या नन ऑफ दीज? तो जो पिंडारिक ओड है, जैसा कि आपको मालूम ही है, उसमें डांस होता है ना, नाचने वालों का एक समूह होता है, अ ग्रुप ऑफ डांसर्स। तो जवाब हमारा है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ होरेशियन ओड, इनमें से कौन सी ओड होरेशियन ओड है? कीट्स की ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न, या फिर टॉमस ग्रे की द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी, वर्ड्सवर्थ लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू लाइन्स अबव टिंटर नेवी, या फिर वर्ड्सवर्थ ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी? तो इनमें से जो होरेशियन ओड है वो कीट्स की ओड है, ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न। तो हमारा जवाब होगा ए। फिर है, अगर यहीं पे ये पूछा जाता ना कि पिंडारिक ओड कौन सी है, तो प्रोग्रेस ऑफ पोइजी आना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ ओड्स इन इंग्लिश, अंग्रेज़ी में सबसे महान लेखक कौन है ओड्स का? कीट्स है, टॉमस ग्रे है, वर्ड्सवर्थ है या शेली है?
तो यहाँ जो सबसे महान लेखक माना जाता है ओड्स का वो कीट्स को माना जाता है। और हमारा जवाब होगा ए। फिर है व्हाट इज, और कीट्स की मैंने कई ओड्स अपलोड की हुई हैं, आप देख सकते हैं, वीडियोस अपलोडेड हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन राइम स्कीम ऑफ इंग्लिश ओड्स, जो इंग्लिश ओड्स हैं उनकी सबसे ज़्यादा सामान्य राइम स्कीम क्या है? ए बी सी डी ई सी डी ई, ए बी सी डी ई सी डी ई, ए बी ए बी ई, या फिर ए बी सी डी ई ई। तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा राइम स्कीम कॉमन है इंग्लिश राइम में वो ए बी सी डी ई, यानी कि ए वाली जो राइम स्कीम है ये सबसे ज़्यादा मिलती है, तो हमारा जवाब होगा ए। और अगला क्वेश्चन, हाउ डज़ एन ओड ओपन, एक ओड की शुरुआत कैसे होती है? इट ओपन्स इन फॉर्म ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, एक तर्क के रूप में। इट ओपन्स इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, एक संबोधन के रूप में। इट ओपन्स इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वोकेशन, आवाहन के रूप में। नन ऑफ दीज। तो ओड आपको मालूम ही है कि वो एक डायरेक्ट एड्रेस होता है, सीधे सीधे बात करता है कवि किसी डेड व्यक्ति से, मरे हुए व्यक्ति से, किसी नॉन लिविंग थिंग से, या फिर किसी चिड़िया से, किसी जानवर से। तो ये डायरेक्ट एड्रेस होता है। जैसे कि ऑटम से बात कर रहा है, पतझड़ से बात कर रहा है कभी, या टिंटन अभी नहीं, ओड ऑन ए ग्रीशियन अर्न, तो ग्रीशियन अर्न से वहाँ बात हो रही है। ओड टू स्काई लार्क में, स्काई लार्क एक पक्षी है, उससे बात हो रही है। ओड टू नाइटिंगेल में नाइटिंगेल चिड़िया से बात हो रही है। तो ये एक डायरेक्ट एड्रेस होता है। तो जो हमारा जवाब होगा वो होगा बी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में भी मैं 2-3 टॉपिक कवर करने की कोशिश करूँगी, लेकिन आपसे हमेशा मेरा कहना यही रहेगा कि आप डिटेल्ड वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ उतना कवर नहीं हो पाता। भले ही आपका जो एग्ज़ाम होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड होगा, लेकिन डिटेल्ड वीडियो देखे बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो इनको देखने के साथ साथ आप डिटेल्ड वीडियो ज़रूर देखिए। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।